अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। मुसलसल एक ही बात, एक झूठा प्रोपेगेंडा, भारतीय प्रोपेगेंडा चले जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, वो उसको अडॉप्ट कैसे कर रहे हैं। ना नॉलेज है किसी को, ना इन्फॉर्मेशन है, ना पढ़ते लिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाएगी, यूं हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। भाई मैं इसी शो में उस दिन पूरी डिटेल उन कवानीन की बताकर हमने पूरा शो किया था। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ भारतीय चैनल्स हैं, उनकी भी तबीयत साफ़ हुई इस सारे मामले में। ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है ना, उससे कम से कम ये ज़रूर हुआ है कि नासिर हुसैन हो, दूसरे क्रिकेटर्स हों, इन्होंने मोहसिन नकवी के इस फैसले को लेकर पहली बार मुंह खोला है। वरना आज से पहले ये सारे इनके मुंह में पैसे भर दिए जाते थे, खामोश हो जाते थे। अब इन्हें समझ आ रही है कि क्रिकेट का हुस्न पैसा आप कमा लेते हैं, लेकिन पैसा नहीं है। क्रिकेट का हुस्न खेल है। ये वो खेल है जिसके साथ खिलाड़ी भी जुड़ा है, जिसके साथ कमेंटेटर, अंपायर्स और आपके मैच रेफरीज, हमारे कोचेस, क्रू, ये सब जुड़े। अगर ये खेल मजीद भारत तबाह करता रहा तो एक दिन इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, जो कि अब बिगड़ गई है। क्रिकेट हिस्ट्री का मुतनाज़ तरीन 2026 का ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है और अभी तक इस पर बुराई के साए लटक रहे हैं। ये हाल है जी। अगर ये कहते जी पाबंदी लग जाएगी तो भारतीय टीम जा रही है श्रीलंका, उनके कप्तान ने कहा जी हम तो जा रहे हैं, आगे देखेंगे। और आपने देखा होगा, आपको खुद अंदाज़ा करना चाहिए इस चीज़ से कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। ये वही बंदा है जिसने हाथ मिलाने से इनकार किया था। आप ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कितनी माइल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कितने निचले लेवल पे आराम से उन्होंने कहा जी कि हम तो जा रहे हैं, आगे देखते हैं, हम तो खेलेंगे। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अगर वो मैच फोरफिट होता अपनी जगह, बारिश हो जाती है, टॉस से पहले चूँकि जाना पड़ेगा टीम को टॉस करने के लिए, ग्राउंड में हम आते या नहीं आते, उसके बाद ये फैसला होगा जी दूसरी टीम नहीं आई तो हम 2 पॉइंट्स देंगे। ये रूल है आईसीसी के। तो अब जो भी होगा वो उस दिन होगा और बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। मनाने की तैयारियां और कोशिशें जारी हैं पाकिस्तान को। मैं ज़रा इस पर, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारी टीम की सिलेक्शन को लेके बहुत लाजमी है बात करें। हम सिर्फ ये पॉलिटिकल इशू नहीं डिस्कस करेंगे, तो कर ही रहे हैं। टीम सिलेक्शन, हमारी टीम का बैलेंस साइड क्या हो सकती है, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। PSL मकबूल तरीन लीग इस वक्त, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एदादो शुमार बताए जा रहे हैं पूरी दुनिया में कि PSL को लेकर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर PSL ट्रेंड पर है। उसको टैग किया गया है, हैशटैग के साथ बात की गई है। ये सबसे ज़्यादा PSL पर बात हो रही है और वाकई में दुरुस्त है। कहीं IPL का जिक्र भी नहीं हो रहा, मुतासिबाना लीग का। अब PSL में मुस्तफ़ीज़ भी आ रहा है, गुरबाज भी आ रहा है। बहुत सारे लोग गुरबाज पे बात कर रहे हैं, मैं इस पर भी आज बड़ी डिटेल डिस्कशन करूँगा। स्टीव स्मिथ को सियालकोट ने उठाया है, इसी तरह हैदराबाद एक बहुत बड़ा छक्का मारने जा रहा है और वो ऑलरेडी बहुत बड़ी साइनिंग के ऊपर फाइनल हो चुका है। बाकी टीम्स भी साइनिंग कर रही हैं। शायद मुल्तान सुल्तान की भागदौड़ दोबारा उसी के पास आ जाए, कंपनी के, जो कंपनी पहले ये चला ना पाई, लेकिन बोली के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब हम इस पर बड़ी डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ आज बड़े अरसे के बाद साबिर हुसैन, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, स्टैट गुरु भी हैं, आज बड़े अरसे बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साबिर आपका। उरूज नवाज़ खान क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब सीनियर क्रिकेटर तो हैं ही, साबिका क्रिकेटर तो हैं ही हैं, अपना शो बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, क्रिकेट पे बड़ी शानदार तनकीद करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ बड़ा डिटेल इनका मैंने एक प्रोग्राम सुना जिससे मुझे काफ़ी कुछ समझने को भी मिला और सही बात है कि इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिली। तो बहुत शुक्रिया अहमद भाई कि वो प्रोग्राम भी आपने शेयर किया हमारे साथ। अच्छा जी, अब पहली बात साबिर साहब, अहमद भाई से तो मैं एक बार पूछ चुका, फैसला हो गया है, हमने ये मैच नहीं खेलना है। अब मुझसे पूछा ये जा रहा था बार बार भारतीय चैनल भी कि जी देखें ना, अंडर 19 के बच्चों ने मैच खेला तो इन्होंने मैच खेलने से मना कर दिया। इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि जिस टूर्नामेंट में जो हरकत हुई है, हम उसका जवाब उस टूर्नामेंट में देंगे। आप अंडर 19 में करके देख लें, वहां भी दे देंगे आपको जवाब। लेकिन हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि क्रिकेट की तबाही और पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना है। इसलिए हम अंडर 19 के बच्चों को क्रिकेट की खूबसूरती में बतौर क्रिकेटर छोड़ रहे हैं। यहां भी हमारी अगर हुकूमत कहे कि हमारे क्रिकेटर्स खेल लेंगे, ये तो क्रिकेटिंग फैसला ही नहीं है, गवर्नमेंट फैसला। जी जनाब साबिर साहब।
देखें, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, गुड टू बी बैक। काफ़ी अर्से बाद आपका जिस तरीके से आपने कहा, देखें भारतीय मीडिया जो है या भारतीय गवर्नमेंट कह रहे हैं, इनफैक्ट जिस तरीके से उनका ये बर्ताव काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। पाकिस्तान ने जो कंसर्न्स हैं वो काफ़ी अरसे से रेज़ किए थे। अफसोस होता है बाकी जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, और उनको वैसे खुद भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि जो आपको आईसीसी रेवेन्यू शेयर आपको ईयरली बेसिस पे मिलता है, कहीं ना कहीं पे उस पर पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है। नहीं सर, कहीं ना कहीं नहीं। ऑस्ट्रेलिया, मैं एक बड़ा करेक्ट फिगर जो वहां भी कोट किया आपको भी करता हूं। जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ, अहमद भाई आप इसकी जरा हमें बताइएगा, करेक्शन भी कीजिएगा। जो वर्ल्ड कप हुआ ना लास्ट, उसमें पूरा वर्ल्ड कप खसारे का वर्ल्ड कप था, ठीक है। 3,000 करोड़ से ज्यादा के खसारे का वर्ल्ड कप था वो। उस एक मैच ने पाकिस्तान इंडिया के $500 मिलियन, उस वक्त की जो रकम थी 4,500 करोड़ कमा के दिए, 4,500 करोड़। तो भाई पाकिस्तान को निकाल के देखा है अभी आपने? इसका मतलब है पाकिस्तान का इक्वल शेयर है, कहीं ना कहीं नहीं सर, इक्वल शेयर है। जी साबिर, देखें इंग्लैंड को जो है दूसरे नंबर पे 6.25, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को मिलता है 6.89 मिलता है। उसके बाद इंग्लैंड को मिलता है 6.25, पाकिस्तान को 5.75 यानी कि शेयर मिलता है। उसके बाद बाकी जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं लेस देन 4 हैं। तो देखिए इतना बड़ा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेटिंग वर्ल्ड में रोल प्ले कर रहा है, तो क्यों ना उनका साथ पहले दिया जाता। जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई, नासिर हुसैन है, इस तरह से माइकल एथरटन ने, काफी और भी नाम है, मगर ने बात की। क्रिस ब्रॉड ने कहा जो आईसीसी के मैच रेफरी, बांग्लादेश नहीं खड़ा हुआ ना उस टाइम, आज हम खड़े हैं ना उनके साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पता तो सबको था कि किस तरीके की हरकतें ये बीसीसीआई कर रहा है। उसके बाद बाकी बोर्ड्स को पता था। देखिए हमने अभी बांग्लादेश का साथ दिया, मगर हिस्ट्री देखी जाए, पास्ट में देखा जाए, तो इन छोटे बोर्ड्स ने काफ़ी हद तक बीसीसीआई का और आईसीसी का सपोर्ट किया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट गए थे। मगर पाकिस्तान ने अभी रियलाइज़ किया कि यार क्यों ना हम ये वाला जो मौका था, आपने कहा कि हम अंडर 90 लेवल पे या छोटे दर्जे के जो क्रिकेट वगैरह हमें टूर्नामेंट्स, वहाँ पे हम क्यों नहीं स्टैंड लेते? क्योंकि देखें यहाँ पे जो है आपको आवाज़ उठाना बड़ा बेहतर था, क्योंकि ये इनका होम इवेंट है। इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खराब करनी चाहिए अपनी तरफ से, ये पता नहीं साउथ अफ्रीका लेके गए थे, मगर हमने चैंपियंस ट्रॉफी करके दिखाई। तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन चांस था कि देखें बांग्लादेश का भी हमारे पास एक मौका था। मगर कहीं ना कहीं से इंटीग्रिटी की जब वहाँ पे बात आती है, तो अब ये पूरी दुनिया को मैसेज एक अच्छी तरीके से पहुँच चुका है। अभी तो देखिए भारतीय मीडिया पे तो मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, मगर मुझे अफसोस हो रहा है जो उनके एक्स क्रिकेटर्स हैं, यार डेमोक्रेसी जमहूरियत की बात करते हैं तो आपके पास थोड़े से अल्फाज होने चाहिए जो आपके दिमाग से सच भी निकले। सुनील गावस्कर को आप सुन ले तो उनका भी देखें जिस तरीके का उनके बयानात आते हैं, तो उस पर भी हमें हंसी आती है। देखें हमारे लिए आप काबिल एहतराम है, लेजेंड है। जिस तरीके का आप लैंग्वेज यूज करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, जो आपके जर्नलिस्ट वगैरह हैं, हम नहीं कर सकते काबिल एहतराम इखलाक के दायरे में रह के। मगर हमें अफसोस होता है कि आप जैसे जो क्रिकेटर्स हैं, जो काफी अरसे आप लोगों को सर्व किया है, यहाँ पे पाकिस्तान में जब आप आते हैं तो खाते हैं, पीते हैं, घूमते फिरते हैं, यहाँ पे आपको कोई कंसर्न नहीं होते। मगर कुछ अरसे बाद जैसे अपनी गवर्नमेंट का आपको डर होता है, तो आप फिर अपने दबे अल्फाज, नमक हराम विक्रांत गुप्ता को देखे ना सर, अब शैतान गुप्ता कह लें आप उसको, विक्रांत गुप्ता तो उनका नाम बनता नहीं। राजीव शुक्ला को देख लें, मुझे तो उन पे अफसोस होता है। गुज़िश्ता रोज थे ये भाई विक्रांत साहब हमारे साथ शो में, अब सही उन्होंने टिका के अल्हम्दुलिल्लाह करवाई है। नहीं, असलान साहब उनके जो क्रिकेटर्स हैं ना, उन पे भी थोड़ा सा हमें दिल बर्दाश्ता हम लोग हो जाते हैं कि यार हमारे क्रिकेटर्स देख लें। हमने इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया इंडिविजुअल बेसिस। सर हम अब भी कहते हैं ना, आप आए हम वेलकम करेंगे, हमारा तो मुल्क में दिल बहुत बड़ा है, आप आए वेलकम करेंगे। हम तो अफगानिस्तान को भी वेलकम करते हैं, हालांकि आपका हरकारा है, लेकिन हम उसको अफगानिस्तान को भी सर लग पता क्या होगा वैसे, अभी उनको पता लगना भी चाहिए। अभी तो ठीक है पीएसएल में वहाँ बिके नहीं ना खिलाड़ी आईपीएल, मगर मैंने पहले भी देखे कहा था कि अफगानिस्तान हो गया, कुछ ऐसे नेशंस हैं जो कि अंदरूनी तौर पर उनको सपोर्ट करते हैं। मगर अभी पूरी दुनिया ने माना है, पाकिस्तान का नाम पहले भी था, अभी भी और आगे भी जाके रहेगा। ये सिर्फ 6 मई की हम जरा पहला सेशन इस पे सर, अगले बड़े इंपॉर्टेंट सेशन एक तो पीएसएल पे मैंने करना है, और साथ ही साथ मैंने आज आपसे सिलेक्शन पे बात करनी है। उरूज पहले आपको मौका देंगे, हम अहमद भाई से फाइनली बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। तो पहले आप, कैसा रहा ये फैसला भी और इसको कैसे देख रही हैं? रेप्लिकेशंस की बात हो रही थी, वो मैंने बहुत सारी जगह पर बता दिया, अपने शो में भी बड़ी डिटेल तो मैं दोबारा नहीं बताने वाला, लेकिन आप लोग बेहतर है कि चीज़ों को समझते हैं, खुद शोज़ भी करते हैं, तो ज़रा फैसले को कैसा देख रहे हैं? ये बॉयकॉट करने का फैसला जो ये होना, इट वाज बाउंड टू हैपन। ये फैसला ऐसा था कि ये करना जरूरी था। बिल्कुल, it was bound to happen. Well said. जी, क्योंकि ये जो इशू है, ये मिक्सिंग स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स, मिक्सिंग क्रिकेट विद पॉलिटिक्स, ये जो है एक रीसेंट इशू नहीं है। इसको नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान ने शुरू किया है या ये बांग्लादेश ने शुरू किया है या अफगानिस्तान ने शुरू किया है। तो ये एक रियलिटी है
ये एक रियलिटी है जो जो क्रिकेटिंग सर्कल में, वर्ल्ड क्रिकेट में सबको उसका पता है, काफ़ी टाइम से सबको उसका पता है, सारे क्रिकेट बोर्ड्स को पता है, सारे ब्रॉडकास्टर्स और ऑफिशियल्स जो काम करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है और वो अग्री भी करते हैं कि लेट्स से फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स क्रिकेट हैज़ बिन यूज्ड बाय द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड। बीसीसीआई ने इस्तेमाल किया क्रिकेट को एज अ पोलिटिकल टूल टू फॉरवर्ड अ नैरेटिव। ये एक रियलिटी है जो वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और इसके आसपास इसको एक्नॉलेज नहीं किया, इसको सामने लेके आए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एज समबडी हु लव्स द गेम ऑफ क्रिकेट आप इस चीज़ के बारे को डिस्कस नहीं करना चाहते। मिक्सिंग स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स, इट कॉम्प्लिकेट्स द गेम, इट कॉम्प्लिकेट्स द सिचुएशन। और इसमें किसी को भी डजेंट मैटर कि सब वर्ल्ड्स रिचेस्ट बोर्ड बीसीसीआई या युगांडन बोर्ड, इसमें किसी भी बोर्ड को, किसी भी क्रिकेट बोर्ड को, क्रिकेटिंग बॉडी को फ़ायदा नहीं होगा मिक्सिंग पॉलिटिक्स विद क्रिकेट। तो इस लिहाज से कोई नहीं रहा, तबाह हो रही है क्रिकेट, बिल्कुल वर्ल्ड क्रिकेट तबाह हो रही है। तो इसलिए ये जो एक डिसीजन लिया गया है बाय द पीसीबी, स्टिक विद दिस डिसीजन बिकॉज ये इट इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन। इससे ऑफ कोर्स इससे चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, लेकिन जो हमारे एक्स चेयरमैन थे नजम सेठी साहब, उनने एक रीसेंट इंटरव्यू में जो उनने बात की, वो उनने मेरे को थोड़ा सा रफली कोट करूँगी कि उन्होंने कहा था कि देयर मे बी सम शॉर्ट टर्म ड्रॉबैक्स फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व्ड बट वी आर होपिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म मोर रिफॉर्म्ड आईसीसी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब चाहते हैं कि आईसीसी, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उनको समझ आ जाए और कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इन दीज सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज वो हैज़ बिन नॉन एग्जिस्टेंट फॉर फार टू लॉन्ग। तो ये चीज़ सबसे बड़ी अगर इसमें जो ये हो रहा है, डिसीजन मेकिंग हो रही है बिटवीन द पीसीबी, द बीसीसीआई एंड द आईसीसी, इसका एंड रिजल्ट ये हो कि आईसीसी अपना रोल एज एन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बोर्ड, जो नासिर हुसैन ने भी कहा था कि देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग विद ईच एंड एवरी बोर्ड इन्वॉल्व्ड इन द फ्यूचर। अगर ये होगा तभी वर्ल्ड क्रिकेट आगे बढ़ेगी और ये स्पोर्ट एक्सपैंड होगी, वरना नहीं तो इट विल ऑलवेज बी अबाउट द बिग थ्री, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। और सही, बहुत अच्छा। और अभी भी ये सिचुएशन चल रही थी, लेकिन अब जरा काफ़ी आंखें खुली हैं, बिल्कुल हिम्मत दिखाई है वैसे अहमद भाई। और इसके बाद आपने देखा कई जगह से आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं। चलें, पता लग गया भारत को कि कोई आवाज़ उठाने वाला है, आईसीसी को पता लगा। फिर ये जो जाली किस्म की खबरें चल रही हैं, जो नोटिफिकेशन मैं तो हैरान हूँ। वो इंडियन चैनल्स के नोटिफिकेशन तो आपको भी पता है, उन्होंने तो लाहौर की बंदरगाह पर भी हमला कर दिया था, हमें भी पहली बार पता चला लाहौर में कोई बंदरगाह है। आप इनको तो खैर बिल्कुल ही छोड़ दें। और हम मैं कैसे हैं, मतलब हमारे सोशल मीडिया के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं बेचारे, ना पता ना कुछ, वो उन्हीं की उसमें चलना शुरू हो जाते हैं डगर पे। अजीब बात है। अहमद भाई ज़रा हमें इसकी सारे रिप्लिकेशन एस्पेक्ट्स ये थोड़ा सा बताएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान। पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ लिया है वो बिल्कुल जस्ट कॉज के लिए है, इंसाफ पे मबनी है। अगर डबल स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया जाए कि आईसीसी अगर सबके लिए क्वालिटी के हिसाब से चले, कि अगर फैसला वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया को हक दिया गया कि 1996 का वर्ल्ड कप वो श्रीलंका जाके नहीं खेलते, तो आज अगर बाकी ममालिक अपने वही सिक्योरिटी कंसर्न्स कर रहे हैं तो उनको भी वही हक मिलना चाहिए। इसी तरह 2003 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, जहाँ वेस्ट इंडीज, जहाँ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जाकर खेलने से इनकार कर दिया जिम्बाब्वे। तो हिस्ट्री मौजूद है। और थोड़ा पीछे ले जाते हैं आपको, 90s, 80s और 90s में पाकिस्तान इंडिया को आसानी से हरा रहा था। हमारी टीम बहुत अच्छी थी उस वक्त, और इंडिया ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम शारजा में नहीं खेलेंगे, कि शारजा में पाकिस्तान हमेशा जीता है, कंडीशन उनको बाकी सारी। हालांकि उस वक्त वो तमाम टूर्नामेंट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अम्ब्रेला के अंडर हुआ करते थे। तो अब जब आपको नजर आ रहा है कि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और आप डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स को, और ये वो बाकी ममालिक हैं आईसीसी के जो घुटने टेक देते हैं, जिनको कोई कैरेक्टर नहीं है। अब इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जो डेंट पड़ रहा है, जिसपे ब्रॉडकास्टर्स ने इनको मजबूर कर दिया है कि आप पाकिस्तान से बैकडोर डिप्लोमेसी करें, और ख्वाजा साहब को जिम्मेदारी दी गई है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुज़ाकरात करें और इस मसले का हल निकालें। लेकिन जो फाइनेंशियल डेंट है, जो सबसे बड़ा सर का दर्द बना हुआ है, वो इस वक्त मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान होने जा रहा है ब्रॉडकास्टर्स को, और 4000 करोड़, और अगर देखा जाए इंडिया के रुपीज में और पाकिस्तानी रुपये में देखा जाए तो 140 अरब। ब्रॉडकास्टर्स को एडवर्टाइजमेंट, प्रीमियम स्पॉन्सरशिप, टिकट्स, टीवी राइट्स, लीगल बैटिंग, इन सारों से 300 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है। और साथ साथ 138 करोड़ का एक और नुकसान है जो कि टीवी राइट्स का है। 200 करोड़ ये पाकिस्तान और इंडिया के बोर्ड को नुकसान होगा। साथ साथ 10 से अच्छा अहमियत, वो कहते हैं ना कि जब हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं
85%। तो कल मेरे एक शो में हमारे इंडियन जर्नलिस्ट थे चंद्रशेखर लुथरा, तो मेरा उनसे यही सवाल था कि अगर आप 85% जनरेट करते तो पाकिस्तान के बगैर करके दिखा दे। तो मैंने भी ये यही कहा है possible ना, नहीं मैंने कहा अब करके दिखाएं, लें आए मुझे तो दिखाएं कितना मैंने कहा पाँव क्यों पड़ रहे हैं हमारे, हमें नहीं खेलनी। मैंने कहा पहले तो आप कहते थे ना, हम कह रहे नहीं खेलनी, जाओ पाँव पढ़ लो हमारे। तो अरसलान, वो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसकी अहमियत आप समझ लें कि एक 10 सेकंड का ऐड जो है उसकी वैल्यू अगर देखी जाए इंडियन रुपीस में 25 से 40 लाख रुपए, और उसको कन्वर्ट करें बहुत into अच्छा आपने एलैबोरेट किया। तो 76 लाख से 1 करोड़ 22 लाख रुपए का वो एक 10 सेकंड का ऐड ऑन एयर होने पे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। पाकिस्तान और इंडिया थ्रू एडवर्टाइजमेंट 3 अरब रुपए इंडिया को और पाकिस्तान 9.2 अरब रुपए कमा सकता है। अच्छा इसी सर, तरह और ये भी आपने बड़ा अच्छा, मैं इसमें छोटी सी एक चीज़ है, और अगर यही चीज़ ट्रांसलेट हो जाए सेमीज में या फाइनल के लिए, तो क्या आप में से कोई जानता होगा, अहमद भाई आप जरा इसका भी बताइएगा, 1000 करोड़ से जायद का सिर्फ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा आईसीसी को। तो आईसीसी के अच्छा जो ये कहा जा रहा है ना कि जी इंडिया की तरफ से कि देखें जी फिर तो ब्रॉडकास्टर को पैसे देने, भाई हमने क्यों देने पैसे, बायलैटरल सीरीज थोड़ी है, ये तो आईसीसी का मसला है। आईसीसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट सारा कुछ आपके गूगल पे पड़ा, बस अंधे कभी पढ़ लें तो उन्हें पता चले, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है और वो आईसीसी और उनके दरमियान है। भाई ये आईसीसी का इवेंट है ना, हमको इसके मुंतजिम थोड़ी हैं, होस्टिंग कंट्री के गले पड़ जाएगा, बिल्कुल पड़ेगा, हमारा इससे क्या लेना देना है अहमद भाई। देखिए, बहुत पानी सर से ऊपर हो गया था, और ये जो नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी से रिकवर, और आईसीसी तमाम पार्टिसिपेटिंग टीम के ऊपर ये मलबा डाल देगा, तो किसी को कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर पाकिस्तान इंडिया की मैचेस की हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए, हम इंडिया कहते हैं हमारा पलड़ा भारी है, हमारी आवाम, वो आप आबादी पॉपुलेशन में दुनिया में इतनी ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है कि आपको स्टेडियम अगर किसी भी दुनिया के कोने में, तो इंडियन फैंस का रेशियो आपको एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री ज्यादा नजर आता है। लेकिन फिर वही बात है, अगर पाकिस्तान ना खेले तो आप इतना क्राउड ला नहीं सकते ग्राउंड में। नासिर हुसैन को उठा के देख लें, मार्क बुचर की स्टेटमेंट देख लें, आप दुनिया के किसी और क्रिकेटर, इंडियन को छोड़ दें, उनको उनको तो हमें पता है कि वो बेचारे मजबूर हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे उनका वहां पे सर्वाइवल नहीं है बेसिकली। तो न्यूट्रल जो भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या जो राइटर्स हैं जो बहुत सारा कुछ लिख चुके हैं, आपकी नजरों से भी गुजरा होगा, उसमें यही है कि इक्वालिटी नहीं नजर आ रही। नासिर हुसैन की स्टेटमेंट बड़ी वैलिड है कि अगर एक महीना पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये कह दे तो क्या आईसीसी इस फैसले को तब्दील कर पाएगा? नहीं करेगा। तो वहां पे ये डबल स्टैंडर्ड, जो बार बार जिस बात की पाकिस्तान निशानदेही कर रहा है कि डबल स्टैंडर्ड खत्म होना चाहिए, सबके साथ इक्वली आपको डील करना पड़ेगा। वो बेशक बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जिम्बाब्वे हो, कोई भी कंट्री हो, सबकी वैल्यू बराबर है। हाँ, जो अच्छा खेल रहा है उसको सब तारीफ करेंगे। अगर आप एक ये क्राइटेरिया बना लें कि हम रेटिंग के हिसाब से वैल्यू देते हैं हर टीम को, तो वो डिसाइड कर लें एक दफा। ये नहीं कि हर मैच के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद आप कहें कि नहीं जी इंडिया क्योंकि रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो इसलिए वो इंडिया ज्यादा रेवेन्यू लेकर जाएगा अपने मुल्क के। जी कुछ कहना चाह रही हैं उरूज? जी जी, इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो नैरेटिव है, और सॉरी जो रियलिटी है, शुड से कि अभी अहमद भाई ने पूरे फिगर्स के साथ कोट की कि इंडिया और पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट, इफ नॉट द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। ये बात है ना कि ये मैचेस जो हैं, इन मैचेस में ब्रॉडकास्टर्स मेक द मोस्ट मनी, एड्स के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा आईसीसी भाई चलता है इन पे, इन मैचेस पे। और ये अनफॉर्चुनेटली ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल नहीं है फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्पोर्ट। कि क्या आपके पास सिर्फ एक, मतलब आई एम श्योर कि दूसरे स्पोर्ट्स में होते हैं, लाइक द राइवलरीज होती हैं बिटवीन टीम्स एंड दैट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल, लेकिन ये एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें बीसीसीआई और आईसीसी ने ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स उनने ये इसमें एक ऐसा लगता है कि कॉन्शियस एफर्ट की है उन्होंने कि इंडिया कंट्रोल किया, बायलैटरल पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, गैम्बलिंग गंदी डाली और उसमें क्या क्या किया इंडिया ने, और इंडिया तो करता यही है। और अगर बीसीसीआई बायलैटरल्स नहीं खेलेगा पीसीबी के साथ, और सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में और एसीसी इवेंट्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैशेस होंगे, दैट इज़ वेरी एक्सप्लॉयटेटिव। कि इसी लिहाज से फिर आप एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं स्पोर्ट को कि यू आर मेकिंग श्योर कि आपके पास कंट्रोल हो ओवर द मोस्ट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड इन द वर्ल्ड स्पोर्ट।
ये इस डायरेक्शन में लेगी स्पोर्ट को, अगर इस डायरेक्शन में नहीं जाती, अगर बायलैटरल्स होते, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेस्ट मैचेस होते इंडिया के साथ, अगर बायलैटरल ओडीआईज होते, हाँ मैचेस चल रहे होते तो रिवलरी का भी एक चले, अच्छा है, हमें तो सही है ना, तो कभी हमें क्या फायदा। अच्छा एक ब्रेक सर, एक ब्रेक अहमद भाई, ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। मुझे जरा पीएसएल पर भी बात करनी है, पाकिस्तान की सिलेक्शन पर भी, इस पर जो बात करना चाहें थोड़ी सी और एक बार पे खुश आमदीद कहेंगे। अहमद भाई कुछ कहना चाह रहे थे? ये जो सारा डबल स्टैंडर्ड जो शुरू हुआ है, इसके लिए एक अलार्मिंग एक और ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है बहुत जल्द। ये कि आईसीसी के पैरेलल एक और काउंसिल, एक और गवर्निंग बॉडी तैयार हो रही है। वो कौन सी हो सकती है? जो नाम जहन में आ रहा है, वो जो अब सुनने में आ रही है खबरों में, कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और कतर। अब ये वो तगड़े बोर्ड हो सकते हैं जो आईसीसी के मुकाबले में इससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट, या इनके पास रेवेन्यू है ऑलरेडी, और ये तमाम ममालिक को खरीद सकते हैं, तमाम प्लेयर्स को खरीद सकते हैं। फिर इंडिया बिल्कुल कॉर्नर हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो ये भी एक साइड बाय साइड चीज चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुज़ाकरात आपने चल बड़ी रहे हैं जल्दी रिवील कि- कर दिया, इसके ऊपर एक बड़ा पेपर वर्क तैयार भी, चीज़ें भी हो रही हैं, बड़ा आपने अच्छा, बड़ा सही है। दूसरा ये है अहमद भाई, हम तो ये कह रहे हैं भाई क्रिकेट गंदी मत करो, हम तो यहाँ भी खेल रहे हैं और सालों से खेल रहे हैं, तुम नहीं आए फिर भी हम खेले, हम चले गए वहाँ और आप नहीं आए, आपने शुरू किया। जी अहमद भाई देखिए अरसलान, क्रिकेट को इंडिया ने गंदा किया। अगर पाकिस्तान डिग्निटी एंड ऑनर की बात करता है तो इंजमाम उल हक की कैप्टनसी में इंग्लैंड में टेस्ट मैच 4 फीट कर दिया कि हम डिग्निटी एंड ऑनर के साथ। हमारे ऊपर बॉल टेम्परिंग का उन्होंने इल्जाम लगाया, जो कि नहीं वो था, और इंजमाम वहां खड़े हो गए। देखिए ना, डैरिल हेयर का पूरा करियर तबाह हो गया। बिल्कुल परवाह नहीं की, लेकिन डिग्निटी की बात की कि हम अपने इज्जत और वकार के साथ खेलेंगे। फिर इसी तरह आ जाए, हैंडशेक कंट्रोवर्सी आपको नजर आती है। इंडिया जो है पहले तो अजल से ही हमारा दुश्मन है, हम 1947 से, जब से पाकिस्तान की आजादी हुई तब से लेकर अब तक। उसके साथ ही साथ उन्होंने 1971 में बांग्लादेश को हमसे अलग किया, हमारा हिस्सा, हमारा मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। लेकिन जब हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वहां से खत्म हो जाती है और उनका वहां पे किरदार खत्म होता है और फिर उन्हें चेहरा नजर आता है, तो उन्हें पता चला कि ये तो हम मार खा रहे हैं। तो अब वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात हो रही है कि बांग्लादेश का वो खिलाड़ी जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कोलकाता नाइट राइडर्स से, और फिर उसको थ्रेट आते हैं हिंदुत्व की तरफ से कि जी हम नहीं होने देंगे, ना अफगानिस्तान, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेलेगा, और अगर खेलेगा तो हम मैचेस नहीं होने देंगे। इतनी बड़ी वाज़ेह धमकी देने के बाद अगर आप कहते हैं कि जी बांग्लादेश को क्या थ्रेट है, आपके थ्रेट तो आपके मुल्क में दिया जा रहा है, आपने उसकी कोई वजाहत नहीं दी कि नहीं जी हम वो जिस तरह से ना पाकिस्तान के टूर पे की टीम सर आती है, वापस हम भेज उसको दिया ना straight- उसको, एक ही दिन में वापस भेज दिया, कह के कि थ्रेट है, खुद कहा इन्होंने आईपीएल के लिए थ्रेट है, वो वापस आ गया। और ये आपने सही कहा साबिर। अब आएंगे जी जरा हम, चूंकि ये तो इतना बड़ा चैप्टर है, टॉपिक है, अहमद भाई ने तो जितने फिगर बताए तो पूरा शो करूं मैं इस पर एक बार फिर, लेकिन हम जरा अपनी भी बात करें क्योंकि अब वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है और भी चीज़ें हैं। पहले जरा सिलेक्शन को लेकर थोड़ी बात करें। टीम सिलेक्शन ओके है हमारी टीम, बांग्लादेश की सिचुएशन, श्रीलंका की सिचुएशन देखते हुए टीम जो गई है, स्पिन ट्रैक्स होंगे, हमारे स्पिनर्स भी मौजूद हैं भारी तादाद में, पेसर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, और शाहीन नसीम और सलमान मिर्ज़ा मौजूद हैं आपके पास। हारिस रऊफ अनफॉर्चुनेटली नहीं है, वो नाराज़ होते हैं ना, मैं फॉर्चुनेटली कहता हूँ तो, देखिए अनफॉर्चुनेटली नहीं है। किसी हद तक ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ एक दो नाम मिसिंग है, मगर मेरा नहीं ख्याल उनकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये वही नाम है जो कि 2000 नहीं, हारिस रऊफ की वजह से भी फर्क नहीं देखिए, पड़ेगा। हारिस रऊफ का तो हमारे से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा जिक्र हो रहा है कि उनको ज़्यादा कंसर्न्स हैं कि वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो हाईएस्ट विकेट टेकर है, उनकी फॉर्म भी लगी हुई है। मगर देखिए हारिस रऊफ को आई थिंक पिछले 5-6 साल हो चुके हैं, तो आप जब जितने अर्सा खेलते हो तो आपकी परफॉर्मेंसेस में एनहेंसमेंट आनी चाहिए, डेवलपमेंट आपकी परफॉर्मेंसेस में होनी चाहिए। तो ये वही बार बार गलतियां कर रहे थे। 2021 का, 22 का देख लें, 23 का देख लें, अच्छा, 24 का हारिस देख लें। रऊफ के ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए फ़र्क मेरा वो ख्याल है आपको- पाकिस्तान टीम 60-70 रन कम देगी। नहीं, हारिस रऊफ का ये था, इम्पैक्ट प्लेयर तो वो थे, वो आपको मिडिल ओवर्स में विकेटें लेके देते थे, मगर जो रन्स वो लीक करते थे रन्स जिसकी वजह से देखिए उनको वही बाहर किया प्रॉब्लम गया। आती है T20 में आजकल, आखिरी जो डेथ ओवर्स हैं उसी की स्पेशलिटी नहीं, चाहिए। अभी आई थिंक जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, आई थिंक उन्होंने ये तय कर लिया कि जो के रोल हारिस रऊफ का जो बीच में जो विकेटें लेके देना था, जो पार्टनरशिप को ब्रेक करके, वो आई थिंक स्पिनर्स के साथ थोड़ा सा इसीलिए जा रहे हैं इन कंडीशंस में। दूसरा, सलमान मिर्जा 2 के यंग हैं, मगर इनके पास थोड़ी सी वैरायटी हारिस रऊफ से ज्यादा है, इनके पास उतनी पेस नहीं है, मगर लेफ्ट आर्म में थोड़ा सा ऑफ बुरा नहीं मानिएगा, वैरायटी तो उनके पास शाहीन से भी अच्छी है, पावर एग्जैक्टली शाइन से भी अच्छी, क्योंकि पावर प्ले के अंदर, और दूसरा आखिर के जो आखिरी आपके 17 से लेके 20 जो आपके 3 ओवर्स हैं, वहां पे सलमान मिर्जा ने भी पास में अच्छी बॉलिंग की है, वो पीएसएल के अलावा भी। तो आई थिंक उनको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल चुका है, उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा
वक्त से पहले लर्न कर ली हैं, जो कि अच्छा है पाकिस्तान के लिए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान जो है कम से कम सरफराज की कप्तानी की बात करें तो वो हमेशा मोस्टली ऑल आउट करते थे। हम लोग 150-60 चेस करते थे क्योंकि अगली टीम को ऑल आउट करते थे, विकेटें लेते थे, चाहे माद वसीम हो, चाहे शादाब खान हो, चाहे हसन अली हो। उस वक्त काफ़ी लड़के विकेटें लेते थे। अभी आई थिंक ये जो सलमान अली आगा की ये जो टीम इसने बिल्ड की है पिछले 5-6 महीनों में, हमें कहीं ना कहीं से वो झलक नजर आ रही है कि जो हर कोई बॉलर है वो कहीं ना कहीं से अपना रोल प्ले कर रहा है। हम सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है हारिस रऊफ के ऊपर, हमें डिपेंडेंट होना भी नहीं चाहिए शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। अगर वो पहले 2-3 ओवर में विकेट नहीं लेके देते तो आपके पास साइम है, आपके पास नवाज है। नवाज की देखिए इतनी निखर के परफॉर्मेंस आई है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शादाब इज डूइंग गुड जॉब। शादाब चलो अभी नए हैं मगर कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा सा रिलाय जो है नए नहीं है, बड़े अरसे बाद वापस आए, बड़े अरसे बाद वापस आए, उनको टाइम लगेगा। देखें वो फोर्सफुली उनको लाया गया है तो अभी थोड़ा सा कहीं उनको परफॉर्म करें तो बट स्टिल शादाब इज परफॉर्मिंग वेल, मेरा ख्याल है। मुझे लगता है बैट से भी और बॉलिंग से भी, क्या आप इससे एग्री करेंगे? और दूसरा, एक ही टाइम पे शादाब, नवाज, साइम और अबरार क्या बॉलिंग कर रहा है अबरार आजकल। साबिर देखें, शादाब के आने से आपको 2-3 आपको एडवांटेजेस तो मिलेंगे। एक तो उसकी फील्डिंग, वो भी गन प्लेयर है, और दूसरा मिडिल ऑर्डर में जो हम लोग काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम में थे कि वो हमें उस तरीके की स्ट्राइकर नहीं मिल रहा था। इफ्तिखार से तो चलो शुक्र है, खुशदिल शाह से आप उनको इस्लाम खुदाफिज कह दिया, मगर शादाब के आने से आपको एक थोड़ा सा एक बूस्ट मिलता है मिडिल ऑर्डर को। चाहे आप उसको 12 ओवर भेजें, चाहे उसको 17-18 ओवर भेजें, तो कहीं ना कहीं से उनके पास वो सारे किस्म के शॉट्स हैं। दूसरा मैं तारीफ करना चाहूंगा मैनेजमेंट की, जो सलमान अली आगा की खुद की भी, कि वो 1 डाउन पोजीशन पे आ रहे हैं। देखें जो सलमान, मैं इससे अग्री नहीं हूं, मैं इस पे आपसे बात करूंगा। अच्छा, बहस आज तो मेरी आपकी इस पे बहस होगी। ठीक है, करते हैं। जरा पहले उरूज, टीम सिलेक्शन आपके सामने है। स्पिनर्स हमें चाहिए थे, जाहिर है हम लेकर भी गए। हाँ, सुफियान मुकीम, मैं अफसोस करता हूँ कि इसका हिस्सा होना चाहिए था, नहीं है वो। लेकिन चूंकि आपके पास शादाब है, नवाज है, फिर साइम अयूब खुद बॉलिंग करता है, जी हाँ, और फिर अबरार है, तो इतने सारे स्पिनर्स के होते हुए, अभी तो सलमान अली आगा भी बॉलिंग नहीं कर रहा, तो इतने सारे स्पिनर्स के होते हुए फिर मेरा ख्याल है उसकी स्पेस भी नहीं बनती। और उस्मान तारिक भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत सारे मैचेस मिले। वो ये उस्मान तारिक जो हैं, डेफिनेटली सब लोग उस्मान तारिक के बारे में बात कर रहे हैं इन वर्ल्ड क्रिकेट। जब से वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने T20 खेला था गद्दाफी में, देव गॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू से अबाउट हिम। लेकिन यही बात है कि वो हमारे, आई एग्री 100%, वो हमारे एक्स फैक्टर हैं। वो जो भी मैच उस्मान तारिक खेलेंगे, 99% हमारे चांस ऑफ विनिंग दैट मैच, जो कोई भी हो, इट डजंट मैटर। तो वो तो एक साइड पे है, वो एक एक्स फैक्टर है। आई एग्री विद यू कि उनको हम सेलेक्ट फ्यू मैचेस में इस्तेमाल करेंगे। आई डोंट थिंक नेदरलैंड्स के खिलाफ, आई डोंट थिंक उनको खिलाएंगे, नामीबिया के खिलाफ नहीं खिलाएंगे, आई डोंट थिंक सो। नहीं, मेरा ख्याल है उन्हीं के खिलाफ खिलाएंगे। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। उसके साथ जो कुछ अभी वो कैमरन ग्रीन वाला वाकया हुआ, वो ग्रीन के मामले के बाद मुझे लगता है कि बहुत सेफली प्ले करेंगे। हालांकि बड़ी ज्यादती होगी उस्मान तारिक के साथ अगर उनका एक्शन, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कोई रिपोर्ट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट में हिस्ट्री है। अब हमारे बेहतरीन स्पिनर्स जिनके साथ, अनफॉर्चुनेटली बेहतरीन बॉलर्स भी कहूँगी, जिनके साथ इस तरह पहले हो चुका है कि जो ही वर्ल्ड क्रिकेट में उनको उनका एक्शन नजर आया है, तो इट डिड नॉट गो वेल फॉर देम। लेकिन इंशाल्लाह उस्मान तारिक से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इतने स्पिन ऑप्शंस हैं, हमारे पास इतने स्पिन ऑप्शंस हैं, सब जो इनफॉर्म हैं, सब जो इकोनॉमिकल भी हैं और विकेट्स भी ले रहे हैं। मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है। जिस तरह जब हारिस रऊफ की बात कर रहे थे कि वो मुझे ये रीजनिंग अच्छी नहीं लगती कि एक बॉलर जो है वो आपको विकेट लेके देगा, लेकिन उसकी इकोनॉमी 10 रन पर ओवर होगी, 11 रन पर ओवर होगी, रन जी एक्सपेंसिव होगा बेसिकली। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये मुझे अच्छी नहीं लगती कि श्योर वो एक ओवर में आपको 13 रन देगा लेकिन एक विकेट लेगा, दैट्स नॉट गुड इनफ। तो इस लिहाज से अगर आप हमारे स्पिनर्स को देखें कि नन ऑफ देम हैव अ पर्टिकुलरली हाई इकोनॉमी, और वो विकेट्स भी लेते हैं, वो कंटेन भी करते हैं, और आपके पास एक बॉलर है फॉर एवरी सिंगल फेज ऑफ द इनिंग्स। विच ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके स्ट्रगल करते थे, जिसमें हम कि हमारे पास बहुत अच्छा अगर न्यू बॉल बॉलर होगा तो हम डेथ में बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर देंगे। हमारे पहले जो पावर प्ले है उसमें बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर देंगे, पर कोशिश करेंगे कि हम विकेट्स ले लेके किस तरीके से उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो इस लिहाज से हमारी बॉलिंग में कोई इश्यूज़ नहीं है। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हमारे पास एक बैटिंग लाइनअप है जो हमें मैचेस जिता सकती है। दैट इज द बिग क्वेश्चन। मैं इसमें कहूँगी कि मैं आपका सवाल, अहमद भाई, चले बॉलिंग पे तो आप खुद चूंकि बॉलर रहे हैं तो उस पर तो आप बहुत हमें बता देंगे। क्या बैटिंग हमारे पास वो है जो हमें मैचेस जितवा दे? फिर मैं इस पे आपसे थोड़ी सी बात भी करूंगा। देखिए, बैटिंग की अगर बात की जाए तो 2 प्लेयर के ऊपर सवालिया निशान मुझे नजर आता है। एक तो बाबर आजम, दूसरे फखर जमान। क्या बाबर आजम, एक चीज आपको ये समझनी है कि पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं 65% चांसेस हैं रेन के, तो 20 ओवर से रिड्यूस हो जाएंगे, लेट्स से 10 ओवर्स, 15 ओवर्स मैक्सिमम। तो हमें ऐसे इम्पैक्टफुल प्लेयर चाहिए
जो बाबर आजम का स्टाइल का प्लेयर नहीं चाहिए कि आप इनिंग को कैरी कर रहे हैं, थ्रू कर रहे हैं। हमें चाहिए कम बॉल्स पे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन। तो शादाब खान चूंकि अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड की कैप्टनसी भी करते हैं, टॉप 3 में बैटिंग भी करते हैं, मैं चाहूंगा कि शादाब को गैम्बल है, देखिए ब्रेवरी यही होती है, गैम्बल है, शादाब को प्रोमोट कर दे इनटू नंबर 3, क्लिक कर गए मैच विनर होंगे। ऑन दी अदर एंड बाबर आजम हमने देख लिया बिग बैश लीग में भी और फिर यहाँ पे वापस आके जिस तरह की इनिंग वो खेल रहे हैं, 50 रन अपनी इनिंग खेल रहे हैं। लो स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे अभी T20 वर्ल्ड कप में। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक मैच हमने फोरफीट कर दिया, अब हमें रिमेनिंग तमाम मैचेस बड़े मार्जिन से जीतने हैं, ताकि एंड ऑफ द डे अगर पॉइंट्स बराबर होते हैं तो हम इजी डेट पे डेंट हमें ना पड़े, हम क्वालिफाई ना कर पाए नेक्स्ट राउंड के लिए। तो इन सारी चीजों को होमवर्क करने के लिए हमें ऐसा टॉप ऑर्डर चाहिए जो फ्रॉम द वर्ड गो आपको एग्रेसिव स्टार्ट दे और प्लेटफॉर्म सेट करे। और मास्टर स्ट्रोक, बिल्कुल मैं की बात पे कि मास्टर स्ट्रोक है, सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे हैं नंबर 3 पे, और जिस मैच में नंबर 3 पे बैटिंग की है उनकी जो इनिंग है वो मोमेंटम बिल्ड करती है और पाकिस्तान हमें आराम से 200 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड पे लगा रहा है। लेकिन साइम अयूब, वही बात करें बार बार कि हम ढूंढ रहे थे सईद अनवर, मिल गया सईद अजमल, तो उनकी प्राइमरी जो जॉब वो है बैटिंग की, उन्हें बैटिंग में डिलीवर करना पड़ेगा। हाँ, बॉलिंग यूटिलिटी बॉलर आप हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अहमद भाई ये बताएं, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बिल्कुल 11th आवर पे सलमान अली आगा ने खुद को तीसरे पे प्रमोट कर लिया, 11th आवर पे जो काम वो तीसरे पर कर रहा है, अगर ये काम वो हमें 5वें या चौथे पर करके दे तो यूटिलिटी ज्यादा है। तीसरी पोजीशन पे फखर जमान को आप 5वें छठे पे ले गए, फखर से खेला ही नहीं जा रहा, 5वें छठे का प्लेयर ही नहीं है, नई बॉल का प्लेयर है। फिर साहिबजादा फरहान सिंगल करने में चौक होता है, साहिबजादा फरहान को शॉट नहीं मिलते, वो रश करके आउट हो जाता है। देखिए इन प्लेयर से जो इनका नेचुरल स्टाइल है, फखर का भी जो स्टाइल है उसको टॉप ऑर्डर में भेजें। आप उसकी विकेट की परवाह ना करें, छोटी इनिंग खेले लेकिन इंपैक्टफुल इनिंग खेले। 5वें नंबर पे जाके वो कंफ्यूज है कि मैं मुझे इनिंग को टिल द एंड लेकर जाना या मुझे अपने नेचुरल स्टाइल में, और उसमें वो कुछ भी नहीं करता, ना एंड तक लेके जाता और बीच में विकेट थ्रो कर देता है। तो उसकी आइडियल उसका यूटिलाइजेशन ये है कि जब 30 यार्ड सर्कल के बाहर सिर्फ 2 फील्डर हैं, वहां उसको भेज दें और उसको कहें कि आपको हमने दे दिया ग्रीन सिग्नल, खेले खुल के, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, बेशक आपकी विकेट गिर जाए। एक मैच में अगर वो चलेगा ना, उसके बाद जो उसका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, जो अब हम ये कह रहे हैं ना कि उसकी फॉर्म नहीं है, तो वो आपको थ्रू आउट द टूर्नामेंट मैच जिताता हुआ नजर आएगा। ये वो प्लेयर हैं जिनकी सही, हम देखें मेक शिफ्ट अरेंजमेंट बहुत ज्यादा कर लेते हैं। कोई अगर नीचे नंबर पे अच्छा खेल रहा है उसको प्रमोट करके ओपन, लेकिन उनकी जो अपनी पोजीशन है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में वो खेल रहे होते हैं, वही अगर कैरी ऑन किया जाए तो वहां वो डिलीवर करेंगे। ओके, मैं चाहूंगा इस पे हम थोड़ी ज्यादा बात करते हैं। साबिर, सलमान अली आगा ने तीसरे पे खुद को प्रमोट किया वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब, मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं हूं। आप कह रहे हैं जी ठीक हो गया, मैं कहता हूं नहीं हो गया। आपने तीसरी पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, फर्ज करें सलमान अली आगा वहां पर अड़ गए, जो उनका एक बैटिंग स्टाइल है, हर मैच में वो इस तरह खेल रहे हैं, अच्छी बात है, मैं चाहता हूं वो 40 पे 70 करें, लेकिन अड़ गए ना, तो बाबर आजम और सलमान अली आगा एक जैसी बैटिंग करेंगे, आपकी डॉट बॉल्स बढ़ जाएंगी, वही जो बाबर और रिजवान पर आप कहते थे, डॉट बॉल्स बढ़ जाएंगी, फखर से आके हिट नहीं होगी, शादाब नवाज को हिट करना पड़ेगा, शादाब नवाज पे प्रेशर आएगा, फिर उनका रोल ड्यूल हो जाएगा, ये प्रॉब्लम्स है ना। तो देखें, काफ़ी लोग इस पे बहस कह रहे हैं या डिस्कशन कह रहे हैं और काफ़ी लोग इससे इत्तेफाक भी नहीं कर रहे। देखें, सलमान अली आगा का बाबर का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। सलमान अली आगा के पास जो शॉट्स हैं ख़ास करके पावर प्ले के लिए और इस तरीके की पिचेस पे, वो बाबर के पास नहीं है। बाबर जो है वो रन एक्यूमुलेट करता है, ठीक है, उसके पास डाउन द ग्राउंड शॉट्स उसके पास ज़्यादा हैं, वो ज़्यादातर विकेट छोड़ के नहीं इतनी कट वगैरह मारता या डाउन विकेट से निकल के बाहर इतना नहीं मारता। मगर सलमान अली आगा का हमने देखा है पास्ट में भी, ना कि सिर्फ अब ये जो 2-3 मैचेस लाहौर में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उससे पहले भी काफ़ी अरसे से उनको फॉलो करता हूँ। जब न्यूजीलैंड में हसन नवाज ने जब 100 किया था तो वहाँ पे भी आप इनकी इनिंग उठा के देख लें, वहाँ पे भी उन्होंने 50+ किए थे, मगर अच्छे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से किए थे। सलमान अली आगा जो है वो स्पिनर्स को अच्छे तरीके से स्वीप भी खेलते हैं, ठीक है, और उस डाउन द ट्रैक भी जाते हैं, विकेटें छोड़ के भी मारते हैं। तो जो स्पिनर्स के लिए बाबर स्ट्रगल कर रहा था, हमने खुद कितनी दफ़ा हमने इस पर बात भी की और हमने देखा भी कि बाबर ने स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किए, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हों, चाहे ऑफ स्पिनर्स हों, LBW होते हैं या मिडविकेट के अंदर जो है वो दायरे के अंदर आउट हो जाते हैं। सलमान अली आगे के आने से ये होगा कम से कम जो वो देखिए डॉट बॉल्स नहीं खेलेंगे, उनका रोल उनको पता है, वो बाबर की तरह चलो डॉट बॉल्स खेल के सिंगल लेंगे, वो आउट हो जाएंगे। आपने तीसरे T20 में देखा बाबर एंकर करे, एंकर से बाबर ये कि बाबर खिलाता रहे साथ, और वो इधर प्रॉब्लम ये आता है कि हमें तो दोनों एंड से स्कोर चाहिए। स्मिथ वाला वाकया आप सबके सामने है,
उन्होंने सिंगल लेने से लास्ट में मना किया, स्मिथ आ गए अब सियालकोट में, अब हम भी मना करेंगे लास्ट में उनके साथ। सर सलमान अली आगा का देखें, जो 6 ओवर होंगे ना आपकी, अगर 6 ओवरों में अगर आपको सलमान अली आगा अच्छा स्कोर करके देते हैं, और देखिए ये जो स्कोर हमने पावर प्ले में बनाया भी है, पहले में, दूसरे में, तीसरे T20 में, ये सिर्फ और सिर्फ साइम सलमान की वजह से ही आप लोगों को मिला है। अगर बाबर को आप लेके तो कहीं ना कहीं से 15-8 रन पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे सारा गायब है। अगर ठीक है साइम ने बहुत अच्छा खेला, 40 की इनिंग भी खेली, बहुत अच्छी खेली, साहिबजादा फरहान उसका तो रोल है ना भाई। साहिबजादा फरहान को आई थिंक हाँ थोड़ा सा वो वन डायमेंशनल हो चुके हैं, उनको आई थिंक सिंगल डबल रन एक्यूमुलेट करना चाहिए, और डॉट बॉल्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, मगर आई थिंक वो थोड़ा सा कैजुअल होते हैं, खास करके जो इनके इनिशियल बॉल्स होते हैं 8-10 बॉल, वो उस पर कैजुअल होते हैं, उनका फुटवर्क उस तरीके से चलता नहीं। आपने देखा अफगानिस्तान की जो ट्राई सीरीज थी, वहाँ पे उनको फजल हक फारूकी ने आउट किया, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद हर बॉल जो है वो उसको इसकी चेस्ट पे आएगा, वो कट मारेंगे, पुल मारेंगे, हुक मारेंगे, मगर देखें वो कभी कभार एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं या कभी बोल्ड हो जाते हैं, तो उनका थोड़ा फुटवर्क का मसला है। मगर दूसरा उनको आई थिंक सिंगल डबल लेना चाहिए, जिस तरीके से आपने बाबर की बात की, साइम से सीखना चाहिए साहिबजादा फरहान को। देखें, और दूसरा साहिबजादा फरहान के पास शॉट्स हैं, वो पावर प्ले के अंदर काफी अच्छे शॉट्स मार सकते, उन्होंने पास में प्रूव भी किया, मगर ये वाले जो पिचेस होंगी इस पे इनका फुटवर्क बड़ा मैटर करेगा। 200% अग्री हूं, उनके पास शॉट्स हैं, बल्कि उसके पास शॉट्स ही हैं, हाँ। वो मार सकता है। लेकिन उरूज जहां पर हमें सिंगल भी चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि आपने वहां वो चौक होना शुरू होता है, परेशान होता है, वो एक ऐसे शेल में चला जाता है कि बस अब मैं कुछ कर लूं, वहां वो आउट हो जाता है, फिर हमें प्रॉब्लम आती है। कंडीशंस को देख के अभी मैं ये इस पे, हाँ सर कंडीशन पे भी हम करेंगे बात। जी उरूज जी, कंडीशन पे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस हैं, ये इस तरह की कंडीशंस का प्लान नहीं था ओरिजिनली। जब माइक हसन और सलमान अली आगा की स्टेंट शुरू हुई थी एज कोचिंग, तो मुझे याद है, अभी तक मुझे याद है, जब हम न्यूजीलैंड गए थे, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इन न्यूजीलैंड जो हमारा प्लान था टू बी अल्ट्रा अग्रेसिव एंड प्ले मॉडर्न डे T20 क्रिकेट, उसके बाद से लेके अब तक जिस तरह की कंडीशंस मिली हमारी टीम को अगेन एंड अगेन UAE में या श्रीलंका में, या अब जिस तरह की पिचेस हम खुद ही अपने गद्दाफी स्टेडियम में बना रहे हैं, बिकॉज आगे जाके इस क्रिकेटिंग सीजन में हमें लो स्लो वो पिचेस मिल रही हैं जिसमें टर्न बहुत है, जिसमें एवरेज पावर स्कोर 165-170 मैक्सिमम होगा। तो उस लिहाज से ये जो बैटिंग लाइनअप अभी बना है, और ये जो रिसेंटली जो थे 3 T20 आइज हुए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड लाहौर, इनसे मुझे समझ आई है कि हमारी जो बैटिंग स्ट्रैटेजी जो है, जो माइक हसन और सलमान अली आगा ने डिसाइड किया कि होगी, वो यही है कि साहिबजादा फरहान अच्छा डिसाइड करते हैं जी। साहिबजादा फरहान मुझे जो उनके इंटरव्यूज देखे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे, और उनकी जो क्योंकि माइक हसन एक ऐसे कोच हैं कि वो कोई चीज़ छुपा नहीं रहे पाकिस्तान क्रिकेट पब्लिक से, उनसे छुप नहीं रही ये भी कह सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये नजर है कि पावर प्ले में साहिबजादा फरहान और साइम अयूब और सलमान अली आगा, ये तीनों जो हैं, ये फुली यूटिलाइज करेंगे पावर प्ले को, एंड दे विल नॉट पुट अ प्राइस ऑन देयर विकेट, दे विल ट्राई टू स्कोर एज मेनी 4s and 6s एज पॉसिबल, जो एशिया कप में भी कर रहे थे। फ़र्क ये है कि एशिया कप में इस तरह था कि अगर पावर प्ले में हमारी 2 विकेटें गिर रही थी तो हम 40 for 5 हो गए थे, या 45 for 6। लेकिन इसमें एक सवाल, अहमद भाई, अगर जल्दी आ जाते हैं स्पिनर्स तो फिर क्या होगा? स्पिनर तो गेम टर्न कर देंगे अगर जल्दी आ जाते हैं। नवाज से हम करवा सकते हैं, हम तो अटैक भी करवा सकते हैं, करवाया भी है। इसी तरह कोई और टीम जिसके स्पिनर तगड़े हैं, इंक्लूडिंग इंडिया और बाकी टीमें, सिकंदर जैसा प्लेयर, ये बाकी स्पिनर आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे? देखिए, बेसिक क्रिकेट की कभी भी चेंज नहीं होती। आपको ऑड बाउंड्री 1 ओवर में मिल जाए, लेकिन फिजिकल फिटनेस के साथ आप रनिंग बिटवीन द विकेट, आपको मनूवर करना आना चाहिए। आपको वन डायमेंशनल नहीं होना चाहिए कि मैं चौके और छक्के की तलाश में हूँ। अदरवाइज बॉल कर रहे हैं, अच्छा प्रेशर आपने बिल्ड कर दिया, 3 गेंदें 4 गेंदें गुजार दी हैं, आखिरी 2 बॉल लूज करके उस ओवर को बर्बाद नहीं करना। तो प्रेशर थ्रू आउट द इनिंग आपको रखना है, और डिसिप्लिन। मैं कहूंगा कि जब हमने बात की ना कि बैट्समैन इस तरह की टेक्निक है, उन्होंने इनकी इसमें क्या इंप्रूवमेंट लेकर आए। देखिए, एक प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आ जाता है, और अगर उसको उसकी गेम में जहां लूप होल्स नजर आते हैं, जहां आपको उसकी कमी नजर आती है, उसको अगर आप कोचेज इतने ल्यूक्रेटिव पैकेजेस लेकर बैठे हुए हैं, अगर वो उसको एड्रेस नहीं कर सकते, उसकी गेम को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकते, तो फिर किस चीज के वो कोचेज हैं? प्लेयर तो अपनी मजबूरी के तहत वो जो कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि पाकिस्तान के ऐसे टैलेंट सामने आते हैं कि जिसमें हम कहेंगे T20 के तबाहकुन प्लेयर साबित होंगे, लेकिन बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक के जो टीम के जो कोचेज होते हैं ना, वो उन पे होमवर्क कर रहे होते हैं, और फिर उनकी जो लिमिटेशंस हैं उसके हिसाब से उनके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाकर आते हैं। तो हमारा होमवर्क, हमारा सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहा है? मेरा सिर्फ उनसे यही सवाल है। वो जो लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, मुझे बताइएगा अहमद भाई, ब्रेक के बाद उनका रोल क्या होता है? मुझे नहीं पता क्या रोल होता है, और बड़े अच्छे लोग हैं वो, बड़े ज़बरदस्त। वो जब PSL में करते हैं, वो लैपटॉप लेके बैठते हैं तो बड़ा अच्छा रोल नज़र आता है।
बट जब वो पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं सवाल खड़ा हो जाता है कि उनका रोल क्या है। ये जो एनालिस्ट होते हैं, वीडियो एनालिस्ट, इनका क्या रोल होता है। अच्छा, फिर हम जरा अब पीएसएल पे भी कुछ बात करेंगे, लेकिन अभी जरा सिलेक्शन की बात बड़ी जरूरी है एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पीएसएल में बड़े बड़े नामों की डायरेक्ट साइनिंग हो रही है। मुस्तफिजुर रहमान को भी साइन कर दिया गया है लाहौर की तरफ से। स्मिथ को साइन, महंगे तरीन प्लेयर होंगे पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री के। 12 करोड़ की बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 14 से 15 करोड़ के बीच उन्हें रकम मिलेगी। इट्स नॉट अ बैड थिंग। और उसके बाद जो वॉलेट बचा होगा उसमें बाकी प्लेयरों को लेना होगा। जो रिटेंशन हुई है वो भी बड़ी महंगी हुई हैं। जो टॉप कैटेगरी है प्लेटिनियम, उसके अंदर बाबर आजम, शाहीन, शादाब, ये सारे 7-7 करोड़ में रिटेन हुए, इवन इंक्लूडिंग अबरार भी। और जो फिर उसके बाद की कैटेगरी है उसके अंदर 4 करोड़ 20 लाख और इस तरह बाकी कैटेगरीज में लोग रिटेन हुए। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लास्ट कैटेगरी है, इमर्जिंग कैटेगरी, 60 लाख रुपया वो प्लेयर कमाएगा। ये बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत बड़ी बहुत ज़बरदस्त मॉडल तब्दील हुआ है। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त पहलू है साबिर साहब। जी देखें, बहुत खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, खास करके जो हमारे यंग बच्चे हैं। क्योंकि देखिए, मैं बड़ा हामी हूँ कि जब पीसीबी ने भी जब अनाउंसमेंट किया था कुछ साल पहले इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी क्रिएट की थी, तो मैं उस वक्त बड़ा खुश हुआ था। क्योंकि देखें, ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रूरल एरियाज से आते हैं, छोटे इलाकों से आते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं से फैमिली को सपोर्ट इस तरीके की चाहिए होती है। तो हर फैमिली जो है वो अपने बच्चों को इस तरीके की जो एक चीज़ें होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। मगर अच्छी चीज़ थी। मगर कुछ अरसे बाद आपने देखा, 1-2 साल बाद फिर उस पर्टिकुलर कैटेगरी को कम करके फिर ख़त्म कर दिया गया। आई थिंक ये होना चाहिए, पीसीबी का भी होना चाहिए। मगर जहाँ तक पीएसएल की बात की जाए, अच्छा है कि आप हर टीम में इमर्जिंग प्लेयर होना चाहिए। आपको वहाँ पे नए बच्चे जो है वो निखर के उनकी परफॉर्मेंसेस में निखार एक आ जाता है। वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, अपना वो एक्सपीरियंसेस वगैरह गेन करते रहते हैं। मगर कम से कम मिनिमम जो है वो 60 लाख इमर्जिंग प्लेयर्स को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। देखें, पीएसएल जो है बहुत बड़ा ब्रांड है, ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान मीडिया नहीं कह रहा, अब तो माशाल्लाह बहुत ही एक्सपेंड हो गया। 2017-18 के बाद देखें शेन वॉटसन कितना बड़ा नाम है, केविन पीटरसन कितना बड़ा नाम है, सर विविड रिचर्ड का नाम पूरी दुनिया को पता है। तो ये इन्होंने हमेशा जो है पीएसएल को सराहा है। डेविड वार्नर, एबी डिविलियर्स, ये सब यहाँ पर होकर गए ना। और केन विलियमसन लास्ट सीजन में भी आए, हमारे साथ रहे, डेविड वार्नर रहे, बड़ा अच्छा रहा। सही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज साबित मुझे जो अच्छी लग रही, देखिए ये जो अब आपका ऑक्शन वाला सिस्टम आया ना, इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया पूरी दुनिया में लोगों को, क्योंकि खेलना चाहते थे। लिमिटेड मामला था, अच्छा था वो भी ड्राफ्टिंग का, लेकिन 10 साल बहुत अच्छे से चला। अब मेरा ख्याल है ज़रूरत थी और ऑक्शन वाला मामला अच्छा हो गया। देखिए, अब ये काफ़ी क्योंकि डिमांड भी थी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चलना पड़ता है। क्योंकि आईपीएल से लोग कंपेयर कर रहे थे बिग बैश से, कहीं ना कहीं से जिस तरीके का उनका ड्राफ्टिंग का सिस्टम होता है, तो ऑक्शन का सिस्टम पाकिस्तान में ये वाला बेहतर है। और फ़ायदा मेरी नज़र में जो पुरानी फ्रेंचाइजीज हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो काफ़ी होमवर्क कर चुके हैं, 10 साल उन्हें सारे गुजारे भी हैं, अभी 11वां साल होगा। उनके पास थोड़ी सी फैक्ट एंड फिगर्स ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और होंगी भी सही। खास करके इस्लामाबाद यूनाइटेड को हमने हमेशा देखा है, चाहे PSL 1 से लेकर PSL 10 तक, वो काफ़ी उनके जो खिलाड़ी होते हैं वो थोड़े से एक अच्छे किस्म की वो उनकी सिलेक्शन होती है। उनकी टीम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है। वही बंदे कुछ लैपटॉप वाले वहाँ बैठे होते हैं जो कि उस वक्त काफ़ी अच्छी सिलेक्शन करते हैं। मगर कराची किंग्स काफ़ी दफ़ा अनलकी रहा है। समटाइम हम लोग खुद बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे थे क्या सोच के इन्होंने ये 7-8 लड़के उठाए। मगर हैदराबाद को जिस तरीके से देखिए, नई मैनेजमेंट है और आपकी अपनी टीम भी आपके इलाके से भी है, तो हम तो चाहेंगे कि वहाँ पे मजीद अच्छे के अच्छे खिलाड़ी आएँ। और दूसरा, जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान थोड़ा ओपनिंग सेरेमनी में बड़े बड़े लोग गाना गाने जा रहे हैं जी, और बड़े ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग सेरेमनी नियाज स्टेडियम हैदराबाद में हो रही है। मैंने पहले ही बताया कि एक फाद साहब से बात हो रही थी मेरी, तो एक बड़ा खिलाड़ी साइन कर रहे हैं, वो बड़ा डायरेक्ट साइनिंग में। फिर उन्होंने इन 2 टीम्स में रिटेंशन नहीं थी, ज़ाहिर नई टीम्स हैं तो रिटेंशन नहीं थी। ये बड़े अच्छे प्लेयर्स को खरीदने की तैयारी में थे, वो तो जल्दी से पेशावर ज़ल्मी ने ले लिया बाबर आजम को, वरना बाबर आजम के बिकने के चांसेस और भी कहीं थे। तो उरूज अच्छा है और अच्छी अमाउंट्स आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, एक्सपेंड कर रही है लीग। लेकिन एक चीज़ है, अब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखें ना, तो जो PSL की है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना बांग्लादेश लीग में ना IPL में। ये बात ये जब साबर से बात कर रहे थे तो मैं यही सोच रही थी कि आई एम प्रीटी श्योर कि एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ऑक्शन के लिए लोग कंफर्टेबल नहीं थे, वो उनको फिक्र ये थी कि जो क्या कहेंगे, जो प्लेयर्स मिलेंगे इंडिविजुअल टीम्स को, तो उससे द कॉम्पिटिशन, द कंपेरेटिव क्रिकेट, उसको कोई इशू हो जाएगा। मुझे अभी तक याद है कि जितने भी सीजन्स हुए हैं, इन माय ओपिनियन, इफ़ आई रिकॉल करेक्टली, 2024 सीजन 9 ऑफ द PSL, वो उसमें आप जो कुछ भी उसके कहें, उसकी ब्रॉडकास्टिंग के बारे में, उसकी प्रिपरेशन के बारे में, उसकी विंडो के बारे में, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते। मुझे अभी तक क्रिस्टल क्लियरली याद है, मैंने इस पूरे सीजन को देखा था, उसमें जो नेल बाइटर्स थे, उसमें जो लास्ट बॉल थ्रिलर्स थे, उसमें जो कॉम्पिटिशन था बिटवीन टीम्स, इट वॉज इनक्रेडिबल। और आपने बिल्कुल सही बात की है कि इन द PSL अभी आई थिंक
how many 4 consecutive finals have gone down to the last over, maybe the last ball in the previous seasons. तो उस लिहाज से the PSL guarantees like competitive cricket between each and every team. पहले तो अब तो expand हो गई मैं हैं. बताऊं 2 चीजें हैं इसमें, ये जो एक बड़ी आप बात करें ना जो गारंटीज वाली, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, श्रीलंका हो, बाकी हो, वहाँ पैसों के बड़े मामला फंसते हैं खिलाड़ियों के। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ने एक एक चीज़ खिलाड़ी को जाने से पहले क्लियर की होती है। और किसी एक खिलाड़ी ने बड़ी अजीब हरकत की थी लाहौर में, वो बड़ा कुछ करके गया था होटल। जेम्स फोकलर तो नहीं है? मैं हाँ चले ऐसा नाम नहीं ले रहा था जी, लेकिन ये भी आपको बताऊं वो पैसे देकर भी गया था। तो ये भी आपको मैं वो बता रहा हूँ, ये काम देखें इनके। तो ये गारंटीज हैं हमारी बहुत अच्छी, हमारे सीजन का मामला बड़ा ज़बरदस्त है। थोड़ी सी इस पर मैं जो प्लेयर्स की और जो सिलेक्शन होगी उस पर भी बात करेंगे। अहमद भाई, इस वक्त जो ड्राफ्टिंग से पहले ऑक्शन से पहले जो चीज़ें सामने आई, बड़े अच्छे पैसों के ऊपर, बड़ी अच्छी अमाउंट के ऊपर प्लेयर्स गए और रिटेंशन भी देखें नई सैलरी पर हो रही है। बहुत अच्छा है प्लेयर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, जाहिर है डिजर्व करते हैं, उनका करियर है बेसिकली। आप ये समझ लें कि अब अगले 10 साल वो क्रिकेट को ही देंगे और इसी के बेस पे ऊपर अपनी पूरी लाइफ भी गुजार देते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न क्या है, अगर हम बाबर आजम एक बड़ा कहते हैं कि ब्रांड है, मुझे बाबर आजम एक पैकेज के तौर पे और एक ऐसा प्लेयर जो डोमेस्टिक से अंडर 19 से निकल के आ रहा है, दोनों का कंपैरिजन होना चाहिए कि बाबर की लिमिटेशन या बाबर के जो प्लस पॉइंट है उस नए बच्चे के क्या होंगे, उनका आपस में मुआवजा करके फिर उसको रेट दें, बजाय इसके कि नाम पे आप पैसे लगा दें। नाम पे पैसे लगाने का मतलब है कि आपको पता है कि यार इसने अब तक जो किया था वही करके दिखाएगा उसमें, और अगर बैड फॉर्म जिस तरह पुअर फॉर्म बाबर आजम की है या शाहीन शाह अफरीदी की आपको नजर आती है, रिजवान की नजर आती है, तो वो तो आप उस तरह की डिलीवर नहीं करेंगे। आप जब तक कि वो अपनी फॉर्म वापस बहाल नहीं कर लेते तब तक के लिए वो अपनी टीम के ऊपर बर्डन है। ऐसा प्लेयर जो बर्डन नहीं है, जो नया प्लेयर है, जिसको दूसरे ने अभी तक देखा नहीं है, जिसपे अभी वर्कआउट नहीं हुआ हुआ, तो वो आके एक मैच विनर साबित हो सकता है। मैं चाहूंगा कि ये इतनी बड़ी बड़ी रकम जो है वो यंगस्टर्स को इन्वेस्ट की जाए। यंगस्टर को जब आप इतना कॉन्फिडेंस इतना वो दे देंगे ना, उसकी गेम में जो प्रोग्रेस होगी, देखिए जितना अर्ली वो कहते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, स्कूल क्रिकेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। छोटे बच्चों को जब आप लेकर चलेंगे, बजाय इसके कि जब वो ब्रांड बन जाते ना फिर वो आपकी भी नहीं सुनते, फिर वो आपको डिक्टेट कर रहे होते। तो डिक्टेट करने से पहले उनको इस तरह कैरी फॉरवर्ड लेकर चला जाए कि वो आपके लिए एक एसेट साबित हो। लेकिन मेरा ख्याल है अहमद भाई जो 60 लाख की कैटेगरी है, मुझे लगता है बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। यंगस्टर शामिल जैसे यंगस्टर जिसने परफॉर्म किया है अभी हालिया, शाहीन को कैप्टन करने जा रहा है, शामिल हो गया, शाहजेब हो गया और मास सदाकत, इन लोगों के लिए बड़ा फायदा है, बड़ी बड़ी है। ये तो पूरी दुनिया का मॉडल है। देखिए आप ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में बाबर सबसे महंगा खिलाड़ी बिका था, वो आपने भी किसी लोकल को उतना दे सकते थे, नहीं दिया। ये तो एक रूल है, बिजनेस मॉडल है। आप इस परेशानी से निकाल देंगे कि यार आपने ये करियर के तौर पे ले लिया है। जब उनको इतनी एक अच्छी रकम मिल रही होगी, 60 लाख बिल्कुल अच्छी रकम है, कम नहीं है, लेकिन अगर इनको भी आप 4 करोड़ 5 करोड़ दे देंगे तो फिर इनकी जो तवज्जो है ना वो गेम के ऊपर होगी फोकस। फिर ये राइट लेफ्ट नहीं देख सकेंगे। दुनिया की बाकी ममालिक की लीग जो है वो कहते हैं हमारा प्लेयर है, हमने इसकी तमाम जिम्मेदारियां, हमारी जिम्मेदारी है। अब उसने क्या करना है कि उसने गेम पे फोकस करना है। ये भी फॉर्मूला हमें अपनाना पड़ेगा कि हम अपने प्लेयर से कहें कि तुम्हें राइट लेफ्ट दुनिया की बाकी लीग्स को नहीं देखना, आप पिक एंड चूज करनी है जिसकी वैल्यू अच्छी होगी। सबसे बड़ा फोकस तुम्हारा पाकिस्तान सुपर लीग होगा। तुम्हारा टारगेट है पाकिस्तान के लिए खेलना, लीग्स खेलना टारगेट नहीं है। तुम्हें अपनी इस लीग के थ्रू अपने आप को रजिस्टर कराना है, दुनिया को मनवाना है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, और फिर तुम्हारे ये पाथवे इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट कि तुम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करोगे और पाकिस्तान के लिए मैच विनर बनोगे। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उसके बाद से फिर कहां गए पता नहीं चला, माजी में कितने प्लेयर आए और चले गए। हैदर अली की मिसाल ले लें, आसिफ अली की ले लें, मोहम्मद हारिस की ले लें। ये वो प्लेयर हैं जो मैच विनर थे लेकिन इनको सही तरह हैंडल नहीं किया गया। इनको इनके इश्यूज को हैंडल, देखिए अगर कोई मेंटली इतना टफ नहीं है, पोटेंशियल है, तो फिर वही मैं कहूंगा कि ये इतनी बड़ी जो फौज आपने इकट्ठी की होती है, ये क्या कर रही होती है इन प्लेयर्स। सही बात सर, मेंटल टफनेस तो पैदा की जाती है ना। देखें ये ट्रेनिंग्स का हिस्सा होती है, स्किल पॉलिश की जाती है, टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट नेचुरल है, स्किल भी पॉलिश होती है, मेंटल टफनेस या जो सिचुएशन हैंडलिंग है वो भी सिखाई जाती है। तो ये तो हमारे सबके साथ है ना। अगर आप एक बच्चे को ले लें, वो पैदा होता है तो सिर्फ उसके अंदर एक टैलेंट देखा जाता है, फिर माँ बाप मिलके
उसको ज़हनी तौर पे मजबूत करते हैं, माशरे में रहने के का यही सेम तरीका और यही एप्लीकेबल है लाइफ मॉडल के ऊपर। साबिर कुछ कहना चाहते हैं? साबिर, हमारे एनसीए में जो माँ बाप कुछ बैठे हुए हैं उनका भी फर्ज बनता है कि हमारे जो यंग बच्चे हैं, खास करके अंडर 19 के इमर्जिंग एशिया कप इमर्जिंग के हैं, तो उनको जब अकेडमी में लेके जाते हैं उनको कम से कम उनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। 3-4 साल काम करके उसके बाद उनको 21-22 साल के जब हो जाएं उसके बाद नेशनल टीम में लेके आए। तो कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी कर लेते हैं। चलिए, वैसे मेरा आपसे सवाल है कि आप पाकिस्तान की तरफ से किसी प्लेयर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर T20 वर्ल्ड कप? अरसलान साहब, आप? मैं बिल्कुल देखना चाहता हूँ, बिल्कुल देखना एक नाम चाहता बता हूँ। दें। मैं जिसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देखना चाहता हूँ ना, वो मैं मेरे लिए, मेरे अपने लिए, मेरी नज़र में दो लोग हैं। एक मैं अबरार को देखना चाहता हूँ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और दूसरा मैं सलमान अली आगा को देखना चाहता हूँ। जी हाँ, क्योंकि देखिए मैंने बड़ी तनकीद की उनके खेल के स्टाइल पे, और वो चूंकि स्लो खेले थे T20, लेकिन अगर वो इम्प्रोवाइज कर रहा है तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत मुझे अच्छा लगेगा, मैं बहुत खुश होऊंगा। जल्दी से कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं मैच होने जा रहा है पाकिस्तान का पहला वर्ल्ड कप का ओपनिंग रूज, क्या होनी चाहिए टीम? जल्दी से टीम हमारी होनी चाहिए, हमें वी हैव टू गो विद पिच के हिसाब से होगा कि हम कितने एक्स्ट्रा स्पिनर को लेके जाएं या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को लेके जाएं। हमारी बैटिंग लाइनअप तो डिसाइडेड है, आई एम प्रीटी श्योर, जो हमने देखी थी आखिरी T20 आई। ठीक हो गया। स्पिनर में क्या होना चाहिए? शादाब नवाज एक साथ होने चाहिए, अबरार भी होना चाहिए? शादाब नवाज अबरार होने चाहिए जी। ओके अहमद भाई, जल्दी से सर, क्या टीम हो सकती है? वर्ल्ड कप की बात करें जी, पहले मैच की। बिल्कुल, मैच की तो देखें, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अपनी कंडीशन स्पिनिंग कंडीशन, मेरे ख्याल से उसी को लेकर चलना चाहिए। पाकिस्तान के लिए वही मैच विनर है, तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए विनिंग कॉम्बिनेशन। ओके साबिर। सर, मैं तो देखिए चाहूंगा कि पाकिस्तान यूएसए का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी टीम है, काफ़ी अरसे से खेल रही है। हाँ, PKR डॉलर को छोड़ के जो क्रिकेट की बात की जाए तो पाकिस्तान का आई थिंक वन साइडेड मैच करके हारना चाहिए। रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ये वहाँ पे मानसून सीजन है, वहाँ पे बारिशें वगैरह भी होंगी, तो पाकिस्तान का पॉइंट ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगर पूरा मैच होता है तो पाकिस्तान को एक, जिस तरीके से आप छोटी टीम से खेलते हैं मिनोज की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस तरीके से पाकिस्तान को हावी होकर अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए। आई थिंक टीम क्या होनी चाहिए? देखिए, टीम आपकी ये जो आपने सीरीज में रिसेंटली देखी, आई थिंक यही होगी। शायद एक दो चेंजेस आपकी हो सकती है, मगर जो आई थिंक बैटिंग ऑर्डर था मेरी नजर में आई थिंक यही चेंज होना चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया साबिर हुसैन, बहुत शुक्रिया, और नवाज खान, थैंक यू सो मच। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया। पीर के रोज फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।